वेलकम टू द फास्टर माइंड। और आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एक एक क्वेश्चन वीवीआई होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आपको बताते चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 12 बोर्ड एग्ज़ाम, यानी कि हिंदी का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर किया गया है। किसके लिए? तो 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जो भी बच्चे इस साल 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए इसको बताते हैं। इसमें जो है देख सकते हैं कि इसमें पहला चैप्टर है बातचीत, जिसका लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। पहले इसके हम ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। बातचीत जो शीर्षक जो निबंध है उसके निबंधकार का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। ये आप लोग को बहुत अच्छे तरह से याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 23 जून 1844। याद रखिएगा 23 जून 1844। ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पिछले वर्षों पूछा गया है। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914। याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 में इसका निधन हुआ था। चलिए छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण जो भट्ट जो थे वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। इलाहाबाद कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए इसका आंसर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल देखते हैं। सातवां नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट जो है मोटा मोटी लगभग कितने निबंध लिखे थे? तो 1000 निबंध लगभग लिख चुके थे बालकृष्ण भट्ट। इनको बहुत लिखने की शौक थी, इसलिए बहुत निबंध लिखते थे। चलिए आठवां नंबर सवाल है कि बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताया। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताया। तो उनका प्रहसन का नाम जो है ये तीनों, इसका नाम ही वही है कि ये तीनों। चलिए नौवां नंबर सवाल देखते हैं। नौवां नंबर सवाल है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। यानी कि ये जो चारों है इसमें से कौन बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखे थे? तो अजातशत्रु है। अजातशत्रु बालकृष्ण का जो उपन्यास नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 10वें नंबर सवाल की ओर। 10वां नंबर सवाल है कि खाली जगह को भरे। इसमें बोला कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, यानी कि बहुत शक्तियाँ भगवान ने आदमी को दिए हैं। उनमें से इसमें से कौन एक है? तो ये है वाक शक्ति। वाक शक्ति जो है बोलने की शक्ति वो भगवान सभी को दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है क्या कि एडिशन का मत क्या है। एडिशन का मत क्या है? एडिशन का मत क्या है? तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 12 नंबर सवाल है कि बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध जो है किस विद्या की रचना है? तो निबंध है। निबंध है। क्या है? तो निबंध है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरे नंबर चैप्टर से अब लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ दूसरे नंबर चैप्टर का सवाल आ रहा है। दूसरा नंबर का नाम क्या है? तो उसने कहा था। इसका लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। याद रखना है आपको। उसने कहा था। उसने क्या कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
इसका लेखक है। आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है कि उसने कहा था कि किसके बारे में कहा था, तो चंद्रधर यानी कि चंद्रमा के बारे में कहा था। उसने किसके बारे में कहा था, चंद्रमा के, यानी कि चंद्रधर शर्मा। याद रखना है ट्रिक से। चलिए इसका VVI ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं हम इसमें कवर किए हुए हैं और इसको हम बताते हैं। उसने कहा था में कौन कौन से क्वेश्चन आपको लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लाहना सिंह है। उसने कहा था कहानी के नायक है लाहना सिंह। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी है। आगे बढ़ लेते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर क्या है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो आपके लिए होने वाला है ना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो आपको इसको पूरे अच्छे तरह से देख लेना है और आपके एग्ज़ाम में 50 में 50 आने वाले हैं आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो लाहना सिंह। लाहना सिंह लड़ाई के लिए गए थे और जर्मन पलटन को मार गिराया थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था जो रचना रचा गया वो कब कब रचा गया, तो 1915 में। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की, याद रखिएगा। 6ठा नंबर है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883। याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 को। आगे है उनका मृत्यु के बारे में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922। याद रखिएगा 1922, याद रखिएगा, यही सब ज़्यादा आता है। चलिए 8वां नंबर सवाल है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जन्म का स्थान कहाँ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तो यह है जयपुर राजस्थान। राजस्थान के थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था, यानी कि असल में उनका निवास स्थान कहाँ था, तो गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि ये है उनका मूल निवास स्थान, यहाँ के मूल निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम बताइए। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ क्या है, तो सुखमय जीवन ये भी है, बुध का कांटा ये भी है, उसने कहा था तो है ही, इनमें से सभी है। इनमें जितने भी कहानियाँ दी गई है सभी गुलेरी जी की है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। 11वां नंबर है कि गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। गुलेरी जी के जो प्रमुख निबंध है वो कौन कौन से हैं, तो कछुआ धर्म, टिंगल संस्कृत, टिपरारी, मारेसी मोही, कुंठाव पुरानी हिंदी, यानी कि दीवाना प्रिय, यानी कि सभी है। इनमें जो भी है वो सभी है। गुलेरी जी बहुत सारे निबंध कविता लिखते थे, तो इससे सभी होगा। 12 नंबर है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, तो ये विशेषता है कि दिव्य प्रेम कहानी, यानी कि उसने कहा था मैं ये कैसा कहानी है, एक प्रेम की कहानी है। जो लाहना सिंह एक लड़की से प्रेम करते हैं बचपन में, उसी के बारे में इसमें चित्रण किया गया है। तो उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, तो दिव्य प्रेम कहानी, युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, यानी कि लाहना सिंह वो अपने प्रेमिका के कहने पर वो लड़ाई करने भी जा चुके थे, उनको, बेटे को और उनके पति को बचाने के लिए। तो यही इसमें बात है। आगे है 13 नंबर कि किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यानी कि कह रहा है किस पाठ में ये बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही पता चल जाता है कि मृत्यु होने वाली है। तो ये उसने कहा था मैं, उसने कहा था ना, जो कहानी है ना उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है। चलिए 14 नंबर क्या है
कि गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो इनमें कौन कौन से है, समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका, ये जो है इन पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किए थे। 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया, तो इसमें से ये तीनों है। इसमें से क्या क्या है, परिचय विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषय, तीनों हैं। इन पर ये विचार विमर्श किए थे। चलिए 16 नंबर है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। कुड़माई का क्या अर्थ होता है, यानी कि विवाह होता है। इसमें पूछे थे कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि कुड़माई मतलब होता है विवाह होना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब तीसरे नंबर की ओर आते हैं हम लोग। तीसरे नंबर संपूर्ण क्रांति। तीसरा नंबर जो है चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। इनका लेखक है जयप्रकाश नारायण। यानी कि संपूर्ण क्रांति, क्रांति कौन करा देते हैं, तो नारायण जी कहते हैं, और क्रांति करा देते हैं। ट्रिक है कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। क्रांति करा देने वाले कौन होते हैं, तो नारायण कहने वाले ये जो कौन है, तो नारद जी हैं। चलिए आगे इसमें प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नांकित जो उदाहरण है किस पाठ से लिया गया है। ये जो अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, ये हमारा देश पिछड़ा हुआ है किस कहानी का है, तो ये संपूर्ण क्रांति का है। किस कहानी का है, संपूर्ण क्रांति का है। इसी में बताया कि अपना देश पिछड़ा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरे नंबर में है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। आगे है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो अमेरिका का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। आगे है चौथे नंबर कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम था बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था, याद रखिएगा आपको। चलिए 5वां नंबर है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को। ये 1902 आपको याद रखना है। इनका जन्म 1902 में हुआ था। दोस्तों हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो मेहनत जितना ही करेगा ना, उसको रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तो इसलिए आप लोग को बहुत कम समय है, इस वीडियो को आप एक बार अच्छे तरह से देख लीजिएगा ना, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 50 में 50 मार्क कराइएगा, इसलिए इसको अच्छे तरह से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। इनके निधन के बारे में बात हो रहा है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, तो ये 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, और जन्म हुआ था 1902 को। आगे बढ़ते हैं। 7वां है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे कहाँ के थे, तो सीताब दियारा यानी कि उत्तर प्रदेश के ही हैं, और बिहार में भी रहते थे। चलिए आगे है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। जयप्रकाश नारायण को जो बाद में है, जो लोग क्या कहने लगे, तो लोकनायक कहने लगे। क्या कहने लगे, तो लोकनायक कहने लगे। आगे है 9वां नंबर कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे, तो 1974 में, याद रखिएगा। 10वां नंबर है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी थी, तो जयप्रकाश नारायण लिखी थी। ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी का लेखक है जयप्रकाश नारायण। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, तब मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे जयप्रकाश नारायण। देख लीजिए, बहुत प्रसिद्ध कवि थे, भारत रत्न भी इनको मिल चुका था। चलिए 12 नंबर है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। यानी कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ जो है भाषण की तरह गांधी मैदान में जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने कब दिए थे, तो 5 जून 1974 को, छात्र आंदोलन के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं।
13वां नंबर सवाल है कि किस पाठ में आया है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, पर उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये संपूर्ण क्रांति का ही जब पाठ क्या है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनीति, ये जो निबंध है किसका लिखा हुआ है, तो जयप्रकाश नारायण को। विद्यार्थियों को बहुत प्रोत्साहित करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथे नंबर चैप्टर से लिया गया ये प्रश्न है। चौथा नंबर चैप्टर का नाम क्या है, अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। आधा नारी आधा ईश्वर किनका रूप होता है, तो शंकर भगवान का रूप होता है। और इसके बारे में कौन बताया है, तो राम जी यानी कि रामधारी। और नारीश्वर यानी कि ये आधा नारी आधा ईश्वर क्या होते हैं, शंकर भगवान। ये भी भगवान है, उनके बारे में भी बताए हैं कौन, तो भगवान यानी कि राम जी, यानी कि अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। या ट्रिक से आपको याद करने के लिए आपको ये बताया गया है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि किस रचनाकार की पंक्तियाँ है ये। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये जो लाइन है किसका रचनाकार, इसका रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के जो निबंध है ना, उसी में का ये पंक्ति लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस निबंध के लिए मिला था इनको, रामधारी सिंह दिनकर को, तो ये मिला था उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किनको, तो रामधारी सिंह दिनकर को। आगे है तीसरा कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति क्या है। युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखा गया काव्यकृति है वो क्या है, तो यह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का मतलब युद्ध और शांति का प्रतीक के लिए बताया जाता है। चलिए, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, तो निबंध। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, तो निबंध है। आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो ये आप लोग जानते ही हैं, रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। छठा सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। 23 सितंबर 1908 में 1908 में इनका जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का। आगे देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। अब बता रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 याद रखिएगा। 1908 में जन्म हुआ, 1974 में इनका निधन हो गया। चलिए बताता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ था, कहाँ हुआ था जन्म उनका बताना है। तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी थे कहाँ के थे, तो बिहार के थे। और ये बेगूसराय में सिमरिया पड़ता है, वहीं के थे रामधारी सिंह दिनकर। और 9वां नंबर है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है किस बात को लेकर आप उनको मिला था, तो संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के जो है 4 अध्याय इसी के लेखक के लिए आपको उनको मिला था। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्म विभूषण। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्म विभूषण। आगे देख लेते हैं। 11 नंबर है कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। दिनकर जी कविता लिखते थे उसमें कौन गुण नहीं था, तो मसृणता जो था इनके गुण नहीं थे। और इसमें से जो भी है सब थे। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल है कि दिनकर किस युग के कवि थे। दिनकर जी तो किस युग के कवि थे, तो छायावादी कवि माने जाते थे। छायावादोत्तर युग के कवि थे, यानी कि छायावादी का। 13 नंबर है कि कामिनी तो अपने साथ डैश डैश दिया हुआ है यहाँ कि शांति लाती है, कि शांति लाती है, खाली जगह को भरे। यानी कि कामिनी जो अपने हाथ में क्या लेती है, तो यामिनी की शांति लाती है। यामिनी की शांति इसमें आएगा। आगे है कि जिस पुरुष में नरित्व नहीं वो क्या है, तो अपूर्ण है। जिस पुरुष में नरित्व नहीं क्या है, तो अपूर्ण है। यहाँ अपूर्ण आने वाला है। आगे है कि अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है,
तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका अर्थ आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर यानी कि शंकर जी का रूप होता है और आधा शंकर आधा पार्वती का रूप होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चौथा नंबर। आगे है क्या, 5वें नंबर से लिया जाएगा अब जो चैप्टर है।